आज से हम वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो कि होगी इंटरनेशनल रिलेशंस के सीएसएस के सिलेबस पर। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन का सीएसएस का सिलेबस नहीं पता तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और मज़े की बात, अगर आपको फिर भी टाइम नहीं है, आपके पास कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आपके पास होगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं सुकून से बैठकर। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा या नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगा। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है आईआर का, वो तो ज़ाहिर बात इंट्रोडक्शन होगा, तो हम उसके बारे में बात करें। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईआर के बारे में। तो आईआर की डेफिनेशन आएगी सबसे पहले, उसके बाद आईआर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, फिर एलिमेंट्स जो इंटीग्रेट आईआर के हैं उसके बारे में हम डील करेंगे। उसके अलावा फिर उसके हम फील्ड्स जिनके साथ साथ आईआर लिंक करती है, आईआर की जो फील्ड्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर स्कोप के बारे में बात होगी आईआर के, और सबसे एंड में बात होगी कि हम आईआर पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। डेफिनेशन सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट एक्टर्स एट इंटरनेशनल स्टेज। मतलब अब इंटरेक्शन है किसके दरमियान, एक्टर्स के दरमियान। अब एक्टर्स कितने किस्म के होते हैं? एक्टर्स दो किस्म के होते हैं, एक नेशनल एक्टर्स होते हैं, एक नॉन नेशनल भी कह सकते हैं और इंटरनेशनल एक्टर्स भी कह सकते हैं। इन नॉन जो नेशनल होते हैं एक्टर्स होते हैं उनमें हम सबसे पहले बात आएगी नॉन स्टेट एक्टर्स में IGOs मतलब इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एक NGOs जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आएगी मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह। ये सब इन सब के इंटरेक्शन किसके साथ होते हैं? एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ। फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान में यूनेस्को काम कर रही है, कोका कोला काम कर रही है, तो पाकिस्तान के साथ कोका कोला काम कर रही है, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी हुई कोका कोला। तो कोका कोला एक नॉन स्टेट एक्टर भी है क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान की नहीं है, किसी और की है। तो दूसरे स्टेट की है कि यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही है लेकिन दूसरे स्टेट के साथ काम कर रही है, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये भी आपस में लिंक होते हैं। और स्टेट एक्टर्स में पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक अपना अलग इनका इंटरेक्शन है, इनके अपने आपस में रिलेशंस हैं। तो इन सबको इकट्ठा करके स्टडी किया जाता है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ आईआर के बारे में बात करें तो इसका जेरमी बेंथम के बारे में के अकॉर्डिंग टू हम कहते हैं कि ऑफिशियल रिलेशंस जो होते हैं अमंग स्टेट्स के दरमियान जो ऑफिशियल उनके जो रिलेशन होते हैं हम उनको इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। मतलब एक स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ जो डायरेक्ट लिंक है आपस में, जो आपस में रिलेशन है, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना के डायरेक्ट आपस में लिंक है, उनके दरमियान कंपनीज का कोई तल्लुक नहीं है, तो उनको हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। ये एक रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है, मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है ये। जब हम कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो हमारे माइंड में आएगा सबसे पहले नाम जो फार्मर और पैरिकन्स का। वो कहते हैं कि आईआर जो है इनकम्प्रेसिस मोर देन रिलेशन अमंग्स नेशनल स्टेट एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। वो कहता है कि जो नेशनल स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स के दरमियान जो रिलेशन है ना, उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स है आईआर। उसमें इंक्लूडेड नहीं होता आईआर किसी उनके आपस में दरमियान जो रिलेशन है, बल्कि ये इंक्लूड करता है कि डिफरेंट लेवल पर जो उनका आपस में रिलेशन होता है। कभी वो रिलेशन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, इस तरह पाकिस्तान चाइना के करीब है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा पीछे हटना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब जिस तरह आजकल पाकिस्तान थोड़ा सा अमेरिका की तरफ से थोड़ा पीछे हट रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन जो होते हैं ना वो मुकम्मल एक बिल्कुल बराबर नहीं होते। कभी रिलेशन अप भी हो सकते हैं, कभी रिलेशन डाउन भी हो सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं रिलेशन सिर्फ दो स्टेट के दरमियान हो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो सकते हैं, ये किसी ग्रुप के साथ। ग्रुप किस तरह कह सकते हैं हम कि कुछ कंपनीज का ग्रुप है, हम उस ग्रुप को भी इंक्लूड कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को, तो उसको वो ग्रुप हो गए जो कि नॉन स्टेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ रिलेशंस नहीं है, रिलेशंस के अप एंड डाउन को भी कहा जाता है जो इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। हिस्ट्री ऑफ आईआर कब स्टार्ट, मतलब आईआर स्टार्ट कब हो रही है दुनिया में, आईआर का कंसेप्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? तो हम यहाँ देखते हैं कि आईआर इज़ रिलेटिवली अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी वॉज ओरिजिन इज पोस्ट वर्ल्ड वार वन ईरा। मतलब वर्ल्ड वार वन ईरा जो था, मतलब 1990s में, उसके बाद आईआर का कंसेप्ट आ रहा है। तो उसके बाद कंसेप्ट आ रहा है और सबसे पहले ये कह रहा है एकेडमिक डिसिप्लिन बना 1919 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ने इस्टेब्लिशमेंट किया एक डिपार्टमेंट ऑफ आईआर। मतलब 1919 के बाद ही आईआर का कंसेप्ट आ रहा है, इसको एकेडमिकली डिसिप्लिन बनाया गया है, इसको एकेडमिकली पढ़ा जाने लगा 1919 के बाद। और पहली यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ठीक है। और उसके बाद तीसरा इसका पॉइंट ये है कि आईआर जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है। आईआर खुद एक पॉलिटिकल साइंस में से निकला है, ठीक है। उसकी एक ब्रांच उन्होंने बना दी गई ताकि इसको अच्छे से, इसके मेथड्स को, इसके फ्रेमवर्क को अच्छे से पूरी दुनिया समझ सके। तो इसलिए उनको एकेडमिक एक डिसिप्लिन भी बना दिया गया, इसको पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच भी बना दिया गया, जो कि 1919 के बाद हुआ। आईआर के इंटीग्रेंट्स और आईआर के एलिमेंट्स क्या हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले टॉपिक पे आएगा कि पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, टेररिज्म और मिलिटेंसी।
मतलब आईआर के इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स कौन से हैं, किसमें सब डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला इशू आएगा, वो आएगा पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। मतलब पॉलिटिकल इश्यूज मतलब क्या है, किसी मुल्क में सियासत तोड़ना। मतलब एक मुल्क में जब वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रही है, तो उसमें दूसरी एस्टेब्लिशमेंट का, दूसरे मुल्क मालिक की एजेंसी का क्या रोल होगा, तो ये पॉलिटिकल इशू हो गया। सोशल इशू ये है कि एक इलाके में, एक एरिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, या फिर किसी और प्रॉब्लम्स हैं उस सोसाइटी में, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये भी आईआर के अंडर ही आता है, आईआर के अंदर ही आता है। दूसरा पॉइंट ये है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो दूसरे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मसलन के वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एसिन हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल। ये सब कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इंटीग्रेंट्स ऑफ आईआर के हैं। और नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल पावर क्या है कि हम अपने डिफेंस के लिए पावर यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम अपने आप को दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए करते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी नेशनल पावर में। और नेशनल इंटरेस्ट किस तरह के, हमने उस ममालिक के साथ तजारत करनी है चाइना के साथ, तो उसके इन रिटर्न हमें क्या फ़ायदा होगा, कि वो हमें क्या देंगे। अगर हम उससे मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो उसके जवाब में वो हमसे आम तो ले ही लेना। मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हम कुछ दें और कुछ लें, ये होता है नेशनल इंटरेस्ट। तो आगे आ गया नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ वही आ गई। सिक्योरिटी मतलब डिफेंस। सिक्योरिटी जब वर्ड आएगा तो डिफेंस ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ ही जाएगा। जब हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो डिफेंस आएगा। तो हम सिक्योरिटी के लिए मतलब हम आर्म्स परचेज़ कर रहे हैं, डिसआर्म के लिए डील कर रहे हैं दूसरे पार्टी के साथ, तो आर्म परचेज़ करना, डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाना, तो ये सब कुछ सिक्योरिटी है। टेररिज्म के खिलाफ आजकल वैसे भी आर्म्स ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, तो ये नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में आ जाएगा। सिक्योरिटी स्टडीज़ में वार एंड डिप्लोमेसी। हाँ, जब दुनिया में वार चल रही है, जिस तरह 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार चल रही थी, तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हमारे साथ थे। इंडिया के साथ कुछ अमेरिका थोड़ा बहुत था, या रशिया था, और पाकिस्तान के साथ चाइना फुल सपोर्ट का था पाकिस्तान को, और एड भी काफ़ी दी थी उन्होंने। तो ये वार के दरमियान जो हमारी डिप्लोमेसी थी, डिप्लोमेसी कहते हैं जमहूरियत को, मतलब जमहूरी चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लेके आना। जब हम प्रैक्टिकली जमहूरियत को फॉलो करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वगैरह, हमें सबको राइट्स दिए जाएँ, लिबरलिज्म को प्रमोट के लिए, फ्री ट्रेड वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब कुछ आईआर का एलिमेंट्स हैं। फिर आएगा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड वीएमडीएस। हाँ, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इसका मतलब ये होगा कि हम न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं, जो हम न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह जो कि न्यूक्लियर चीज़ें बना रहे हैं, उसको हम कम से कम बनाएं, और इतना बनाएं कि बस हम अपनी नीड पूरी कर सकें, ज़्यादा ना बनाएं, ताकि इससे दूसरे ममालिक को इनसिक्योरिटीज़ ना हो। जिस तरह सबसे पहले इंडिया ने बनाया, इस डूबी एशिया में न्यूक्लियर पावर बना, तो उसके बाद हमें इनसिक्योरिटीज़ थी। हम जैसे अगर इंडिया इस न्यूक्लियर पावर रहा तो हमें वो ख़त्म कर देगा, हमें इनसिक्योरिटीज़ थी, तो इसलिए हमने भी बना लिया न्यूक्लियर पावर। हम भी बन गए न्यूक्लियर बॉम्ब बना के। तो हमने तकरीबन बराबर कर दिया, जो बैलेंस कर दी, बैलेंस पावर को ना बैलेंस कर दिया, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। बट हमने ज़्यादा नहीं बनाना, उससे बराबर रहना है। ये हमारा डील भी हुई थी यूनाइटेड नेशन के साथ। फिर आएगा फॉरेन पॉलिसीज़ वही हैं, एक ममालिक के दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात क्या हैं। अब हमारे पाकिस्तान के चाइना के साथ तल्लुकात क्या हैं, पाकिस्तान के रशिया के साथ तल्लुकात क्या हैं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ तल्लुकात क्या हैं, ये सबको फॉरेन पॉलिसीज़ में आता है। और इनमें सारा कुछ आता है, इसमें इकोनॉमिक जोन भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक स्टडीज़ भी आ जाता है। फॉरेन पॉलिसी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसको हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में हो सकते हैं, और नेशनल पावर के बारे में भी हो सकते हैं। एनर्जी एंड एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स एंड मैनी मोर। हाँ, ऑब्वियसली एनर्जी की जब बात होगी तो एनर्जी में सबसे पहले आप एनर्जी जब आजकल बात होती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, गैस के बारे में बात करते हैं, तो ये सब कुछ एनर्जी है। और एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स मतलब एक मुल्क के अंदर की एनवायरनमेंट की जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सिंध की प्रोडक्ट्स और पंजाब की प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ये एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स हो गया। तो इन सब को स्टडी करना भी आईआर के अंदर ही आता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर जो मेन चीज़ है, बैलेंस ऑफ पावर बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आईआर में बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है बैलेंस ऑफ पावर को। तो ये सब कुछ आ जाएगा, एलिमेंट्स हैं आईआर के। अगली बात होगी स्कोप ऑफ आईआर। स्कोप ऑफ आईआर में सबसे पहले डेफिनेशन को रिमाइंड करते हैं कि पहले डेफिनेशन के मुताबिक था कि स्टेट और एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो पहले डेफिनेशन के मुताबिक कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो स्कोप है आईआर का वो ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की जो रिलेशंस हैं उनके दरमियान जो डीलिंग होती है वार के दौरान, पीस के दौरान, उनको हम कहते हैं आईआर। तो वो सारा स्कोप आईआर का हो जाएगा। दूसरे स्कॉलर जो हैं उनका ये है कि कंसेप्ट के जो आईआर है ये कवर करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रिलेशंस, जिस तरह इन सबको कवर करता है। किन के थ्रू कवर करता है? यूएनओ के थ्रू कवर करता है, एसएन के थ्रू कवर करता है, इको के थ्रू कवर करता है, और यूरोपीय यूनियन के थ्रू कवर करता है। ये सेकंड डेफिनेशन के थ्रू जो स्कॉलर्स कहते हैं। इसके अलावा भी आईआर के कंसेप्ट में इजाफा करता है, जो स्कोप है उसको भी इजाफा करता है, क्योंकि जो आईआर है उसका जो कोर कंसेप्ट जो आईआर का है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बनाना, इंटरनेशनल लॉ बनाना, फॉरेन पॉलिसी बनाना, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को कम करना,
इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस को बनाना, मिलिट्री थॉट्स होगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, इसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इकोनॉमी होगी, कॉन्फ्लिक्ट वार दोनों को स्टडी करना, पीस को भी स्टडी करना, ग्लोबलाइजेशन को, और इसके अलावा इंटरनेशनल गेम्स जो वगैरह थे पहले भी थे अब भी हैं उन सबको स्टडी करना, उन सब के बारे में प्रैक्टिस में लेके आना, इन सबको ये सब कुछ आईआर के स्कोप में आता है। इसके अलावा सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, नेशनलिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन सिक्योरिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंटेशन और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, इन सब को सब की सब चीज़ें जो होती हैं ये सब कुछ आईआर के स्कोप में आते हैं, सब कुछ आईआर में इंक्लूड होते हैं और सब कुछ आईआर में स्टडी किए जाते हैं। ये आईआर का स्कोप है। इसके बारे में आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि आईआर के बारे में और क्या क्या है। अगला पॉइंट है कि किन फील्ड के साथ आईआर डील करता है, वो कौन कौन से फील्ड हैं। तो उसमें सबसे पहले का पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के साथ तो ये फील्ड लिंक करेगी क्योंकि देखो पॉलिटिकल साइंस की ही ब्रांच है आईआर, तो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व होगी। उसके बाद आएगा इकोनॉमिक्स के साथ भी है क्योंकि इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल लेवल पे इसकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन भी है, काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ा जाता है और लिखा भी जाता है। इसके साथ इकोनॉमिक्स का काफ़ी रोल भी है इंटरनेशनल रिलेशंस में क्योंकि ट्रेड वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लॉ, ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ भी है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ जितने भी हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर डील कर रहे हैं आईआर के साथ, किसी न किसी तरह लिंक हैं। तो आईआर को पढ़ते हुए हम इन दूसरी फील्ड के साथ लिंक कर सकते हैं, हम इवन दूसरी फील्ड में जा भी सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें कोई मसला ही नहीं है, हम किसी भी फील्ड को एक चॉइस चूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक फील्ड का इतने सारे फील्ड के साथ लिंक करना ताकि हमें कल को कोई प्रॉब्लम ना हो फील्ड चेंज करते हुए। लेकिन आईआर ही बेस्ट है, आईआर में से सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। यार ये सब पढ़ो ना आईआर को, ये सब कुछ आईआर में आ जाता है। नेक्स्ट बात है कि वाई स्टडी आईआर ही क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसके बारे में सबसे सिंपल जवाब है पहला कि ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हम जो कुछ समझते हैं, तो हम उसको हम ना डोमेस्टिक लेवल से बहुत ज़्यादा आगे लेके जाती है। डोमेस्टिक का यहाँ मतलब ये है कि आईआर के लैंग्वेज में डोमेस्टिक जहाँ यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा कि नेशनल मतलब एक स्टेट का अपना जो एरिया उससे बाहर या उसके अंदर जो है ना नेशन, जब डोमेस्टिक वर्ड होगा तो उसका मतलब होगा नेशनल। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं या नेशनल जो सॉल्यूशंस हैं उससे बाहर लेके जाएगा, इंटरनेशनल लेवल जाके हमें सोचने में मदद देगा, हमारे अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, हमारे माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड बनाएगा। सेकंड इसका पॉइंट ये है कि कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इतनी बड़ी चीज़ों को, इतनी ब्रॉड रेंज को वो कवर करते हैं, ब्रॉड टॉपिक्स को कवर करते हैं। अब देखो आईआर ने इकोनॉमिक्स को कवर किया, लॉ को कवर किया, पॉलिटिक्स को कवर किया, इसने ग्लोबलाइजेशन को कवर किया, इसने टेररिज्म को कवर किया, इसने साइकोलॉजी को कवर किया, इसने सिक्योरिटी को कवर किया, इसने टेररिज्म को कवर किया, एनवायरमेंटल चीज़ों को कवर किया, ह्यूमन राइट्स को कवर किया। तो कुछ ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो इतनी ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। जैसा कि आज का टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और सब सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, तो आप ज़ाहिर बात आपके माइंड में आएगा कि अगर हम मज़ीद चैनल के साथ कॉन्टैक्ट में रहें या सब्सक्राइब करें तो हमें आगे क्या देखने को मिलेगा। ज़ाहिर बात है हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टेट सिस्टम पर और एवोल्यूशन ऑफ नेशनल स्टेट सिस्टम, जो कि ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही उसमें सीएसएस के सिलेबस में पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी हिस्ट्री जो ये क्या है स्टेट सिस्टम की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप दूसरी वीडियोस को देखने के लिए लिंक ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें और दूसरे ट्रेड वार और यूएस ट्रेड वार के बारे में आप जान सकते हैं अच्छे से। तो कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, किसी की हेल्प हो आपका है सीएसएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डील किया जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। और अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने फॉलो किया तो वे भी हो सकता है कि इसके अलावा हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इसमें कर सकें। ये आपके डिपेंड करता है, आप हमें कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। थैंक यू सो मच।